गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 है, उसका इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और उनको सोल्व कैसे करें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक प्रथम वीडियो है वो सेट के बारे में, सेट का इंट्रोडक्शन है, और दूसरे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट की है। अब हम आज वीडियो शुरू करते हैं रिक्त समूचे से। स्टूडेंट्स, रिक्त समूचे को अंग्रेजी में कहें तो एम्प्टी सेट कह सकते हैं। एम्प्टी सेट को नल या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। वॉइड सेट, ये तीनों के तीनों नाम एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट है, वो रिक्त समूचे के हैं। स्टूडेंट्स, यदि इसकी परिभाषा देखें, रिक्त समूचे किसे कहते हैं, यदि इसकी परिभाषा देखें तो एक ऐसा सेट या एक ऐसा समूचय जिसका कोई भी अवयव न हो, रिक्त समूचय कहलाता है। रिक्त समूचय कहलाता है। स्टूडेंट्स, यानी हमने कोई भी सेट लिया और उसमें एक भी एलिमेंट न हो, एक भी अवयव न हो, तो फिर वह रिक्त समूचय कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेट ए लिख दूं और इसके कोई भी एलिमेंट न लिखे तो यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। और स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय को हम जो ग्रीक लेटर है फाई, ये चिन्ह देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ग्रीक लेटर फाई से दर्शाते हैं। इसे अंग्रेजी में PHI कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्णमाला का एक लेटर है। जैसे सेट ए रिक्त है तो हम इसे लिखेंगे सेट ए बराबर फाई। इसे हम कहेंगे सेट ए है वो रिक्त समुच्चय है। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा दिमाग लगा के इसे जो मझले कोष्ठक है उसमें लिख देते हैं। यहाँ पे ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो ग्रीक लेटर फाई है वो इस समुच्चय का एक अवयव बन गया है। तो ध्यान रखिए, रिक्त समुच्चय को जब भी प्रकट करना है तो केवल फाई हमें लिखना है, उसके ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। यदि ब्रैकेट लगा दिया है तो ये इसका एक अवयव हो गया है और इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये बात आपको एक तो अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आप स्टूडेंट्स इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं थोड़े से, और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए ले लेते हैं और x, जहाँ पर x है, हमें x है एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, तथा x जो है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक उदाहरण लिया है। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में एक सेट लिया ए, जिसके अंदर x है वो एक ऐसा x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 15 से तो छोटी है, 15 से तो बड़ी है, लेकिन 5 से छोटी है। दोनों शर्तें एक साथ लागू होती है। 15 से तो बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 15 से तो बड़ी हो लेकिन 5 से छोटी हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए सेट है वो रिक्त समुच्चय है। ए समुच्चय है वो एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे रिक्त समुच्चय का। सेट बी ले लेते हैं। सेट बी के अंदर x, और x इस प्रकार है, x एक सम
x एक सम प्राकृत अभाज्य संख्या है या सम अभाज्य संख्या मान लेते हैं, अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके अंदर देखते हैं हम, ये जो समुच्चय निर्माण रूप है सेट बी का, इसके अंदर x हमें इस प्रकार लेना है जो एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या भी कैसी? सम होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या और 2 से बड़ी। यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11 और आगे अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी जो अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल जो 2 है इन अभाज्य संख्याओं में जो 2 है वो ही केवल सम संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी आगे तक अनंत तक वे सब की सब विषम होती है। तो 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या और कोई नहीं हो सकती है। जबकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया है कि हमें ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्या लेनी है जो 2 से बड़ी हो और सम हो। तो 2 से बड़ी और सम अभाज्य संख्या कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये सेट जो है ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, परिमित या अपरिमित, परिमित या अपरिमित समुच्चय, परिमित या अपरिमित समुच्चय। परिमित को हम अंग्रेजी में फाइनाइट, अपरिमित को इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स परिमित समुच्चय जो होते हैं उनके जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, गणनीय होते हैं, गणना करने योग्य, जिनकी हम गिनती कर सकें। अपरिमित समुच्चय जो होते हैं उसके जो अवयव होते हैं वो अगणनीय होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सेट ए ले लेते हैं। सेट ए रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम ये देखते हैं इस सेट के जो भी अवयव है, इस समुच्चय के जो भी अवयव है उनकी हम गिनती कर सकते हैं। उनकी गिनती कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के कारण ये है परिमित समुच्चय है। ये एक परिमित समुच्चय है, ये एक फाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स दूसरा उदाहरण देखते हैं, n 1, 2, 3 डैश डैश डैश। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो उदाहरण लिया है वो नेचुरल नंबर्स का है। मैंने जो मैथमेटिकल सेट्स बताए थे उन्हीं में से लिया है। जो प्राकृत संख्याओं के जो सेट है वो है ये, और इसमें प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, उसके बाद में अनंत रूप तक आगे तक बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स ये अनकाउंटेबल है क्योंकि प्राकृत संख्या है वो अनंत रूप से फैली हुई है, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह सेट कहलाएगा अपरिमित। मेरे ख्याल से आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में समझ बन गई होगी। जिस सेट के अवयव गिने जा सकें वो सेट परिमित है, जिस सेट के अवयव गिने नहीं जा सकें वो सेट अपरिमित है। एक उदाहरण और देखिए, सेट बी ले लेते हैं 1, 1, 2, 3 फिर डैश 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 फिर कोमा 10, या फिर कोमा 100 कर देते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं कोमा 100। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला और ये वाला, इसमें अंतर है दोनों के अंदर। यहाँ पे 100 पर एंड हो गया है, 100 पर एंड हो गया, 100 पर एंड हो जाओ या लाख पर हो जाओ या करोड़ पर हो जाओ, जहाँ भी एंड हो गया इसका मतलब काउंटेबल है। ये एंड ही नहीं हुआ है, ये तो अनंत रूप से आगे तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे 100 पर एंड हो गया, इसका मतलब है ये गणनीय है, और गणनीय होने के कारण यह परिमित है। गणनीय का अर्थ समझ रहे हो ना आप, जिसकी गिनती कर सके, जिसके अवयवों की हम गिनती कर सके,
चाहे कितने भी हो, लाख करोड़ तक हो, लेकिन कहीं ना कहीं एंड हो गया इसका मतलब गिनती कर सकते हैं, और कहीं भी एंड नहीं हुआ है इसका मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। समान समुच्चय का कॉन्सेप्ट जो है, समान समुच्चय, हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं समान समुच्चय का। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। स्टूडेंट्स, यदि कोई दो सेटों के अंदर, कोई दो समुच्चयों के अंदर सारे अवयव आपस में एक जैसे हों तो उन्हें हम समान समुच्चय कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। समुच्चय ए के अंदर मैं अवयव लेता हूं 1, 2, 3 और 4। समुच्चय बी के अंदर मैं अवयव लेता हूं 4, 3, 1, 2। समुच्चय सी के अंदर मैं अवयव लेता हूं 1, 4, 2, 3। समुच्चय डी के अंदर मैं अवयव ले रहा हूं 3, 2। यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं समुच्चय ए के अंदर जो अवयव है वो है 1, 2, 3 और 4। समुच्चय बी में मिलाएं तो समुच्चय बी में भी 1, 2, 3 और 4 सेम वही अवयव है जो सेम ए में थे। इसी प्रकार सी में देखें तो सी में यहाँ पर समुच्चय में अवयव जो है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर है अवयवों के क्रम का। अवयव इसके अंदर जिस क्रम में है उस क्रम में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्रम ध्यान देने योग्य नहीं होता है सेट्स के अंदर, समुच्चय के अंदर। अवयव वो के वही होने चाहिए, चाहे आगे पीछे क्रम उनका बदल जाए, लेकिन सभी अवयव है वो एक दूसरे में शामिल हो तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, समान समुच्चय है, इक्वल सेट्स है। यदि समुच्चय डी की बात करें तो समुच्चय डी के अंदर जो अवयव है वो है 2 और 3, इसके अलावा कोई अवयव नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर 4 अवयव थे, 1, 2, 3, 4। यदि इससे तुलना करें ए की डी से तो यहाँ पर जो इसके अवयव बच गए हैं वो 1 और 4। ए के जो अवयव है 1 और 4 वो समुच्चय डी में नहीं है, इसलिए डी समुच्चय है वो ए के या बी के या सी के बराबर या समान नहीं होगा। यदि ये हमने देखा कि ए बी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, यानी समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के बराबर है समुच्चय सी के। ये तीनों समुच्चय बराबर है। क्रम चाहे अवयवों का चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवयव वो के वही होने चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय डी के, बराबर को क्रॉस कर देंगे तो बराबर नहीं है। समुच्चय बी बराबर नहीं है समुच्चय डी के, और समुच्चय सी बराबर नहीं है समुच्चय डी के। ये बराबर नहीं है क्योंकि इनके जो अवयव है वो समान नहीं है। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें जो समुच्चय दिए गए हैं वो छांटने हैं, परिमित है या अपरिमित है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें जो समुच्चय निर्माण रूप है वो दे रखा है, इसे हम पहले रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद में हम निर्णय कर पाएंगे कि ये परिमित है या अपरिमित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x है और x नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्या का अवयव है, यानी x है वो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है। एक बार थोड़ा सा संख्याओं के बारे में मैं आपको बता दूं। नंबर लाइन के ऊपर यदि ये 0 लेवें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दाएं हाथ की ओर पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। यदि हम 1 से शुरू करें और अनंत तक बढ़ जाएं तो वो कहलाएगी प्राकृत संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रकट करते हैं। यदि इसके अंदर 0 और शामिल कर लिया जाए प्राकृत संख्याओं में तो ये कहलाएगी पूर्ण संख्याएं, w से हम इसे दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याएं। और यदि इसके अंदर माइनस वाले नंबर शामिल कर ले अनंत तक तो वो कहलाएगी पूर्णांक, और इसे z से हम दर्शाते हैं। तो हम बात करें प्राकृत संख्याओं की 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है, n उसी के लिए डिनोट होता है, n नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। और इस प्रकार है कि x - 1 गुणा x - 2 बराबर 0 है। यहाँ पे हम इस समीकरण को पहले हल करते हैं। x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो यहाँ पे जो हम रोस्टर फॉर्म यदि इसके लिखें तो इसके 2 आंसर आ गए हैं, 1 और 2।
और हमें पता दोनों के दोनों प्राकृत नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, इसलिए हम इन्हें शामिल करेंगे। तो पहले वाले का जो रोस्ट रूप है वो आ गया है 1,2, इसके अवयव आ गए हैं। दूसरा देखते हैं, अक्ष और अक्ष अवयव है प्राकृत संख्याओं का, और इस प्रकार है कि अक्ष स्क्वायर बराबर 4। अक्ष स्क्वायर बराबर 4 को सोल्व करते हैं। अक्ष स्क्वायर बराबर 4, अक्ष बराबर वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल हो गया +-2, +-2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम -2,2 लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या ली गई है, यहाँ पे जड़ नहीं दिया गया है। प्राकृत संख्या दी गई है तो हम माइनस के नंबर है वो नहीं ले सकते। नेगेटिव नंबर तो पूर्णांक संख्याओं में होते हैं, जड़ में होते हैं। तो यहाँ पे हम केवल एक ही अवयव लेंगे, जिसे हम जो 2 है, माइनस वाला 2 है वो छोड़ देंगे। ये हो गया है स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है, दूसरा समुच्चय है, उसका रोस्टर रूप। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में अक्ष और अक्ष अवयव है नेचुरल नंबर्स का, प्राकृत संख्याओं का, और इस प्रकार है कि 2x - 1 बराबर 0। 2x - 1 बराबर 0, इसे सोल्व करते हैं। 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। x आया है 1/2। यहाँ पे हमें कह रखा है कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में आप देख सकते हैं जो बटे वाली संख्या होती है या दशमलव वाली संख्या होती है वो शामिल नहीं होगी। इसका मतलब 1/2 इसमें शामिल हम नहीं करेंगे। शामिल नहीं करेंगे तो फिर यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया है। इसे हम प्रकट करेंगे फाई से, रिक्त समुच्चय है ये। कारण 1/2 आया है, वो प्राकृत संख्या है ही नहीं, इसलिए इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो इसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अक्ष और अक्ष अवयव है नेचुरल नंबर का, और अक्ष एक अभाज्य संख्या है। अक्ष प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11 डेश डेश डेश, आगे अनंत तक चलती जाएगी ऐसे ही। एक बार मैं क्लियर कर दूं, अभाज्य संख्याएं वे होती है जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अभाज्य संख्याएं खुद और 1 के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ 6, तो 6 1 से विभाजित है, खुद से भी है, इसके अलावा 2 से भी है, 3 से भी है। यदि खुद और 1 के अलावा किसी से विभाजित होगा तो वो संख्या भाज्य होगी। यदि मैं कहूँ 5, तो 5 या तो 1 से है या फिर 5 से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका हमने रोस्टर रूप है वो लिख दिया है। आगे 5 वाला देखते हैं। अक्ष और अक्ष अवयव है नेचुरल नंबर का, और अक्ष एक विषम संख्या है। प्राकृत संख्या विषम लेनी है। पहली है 1, 3, 5, 7, फिर डेश डेश डेश। स्टूडेंट्स अब हमें छांटने हैं परिमित और अपरिमित। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, पहले समुच्चय के अंदर 2 ही अवयव है, दोनों अवयव काउंटेबल है, इसलिए गणनीय है, इसलिए ये परिमित होगी, ये समुच्चय परिमित होगा। मैं सॉरी स्टूडेंट्स इसे फाइनाइट लिख देता हूँ एफ से। परिमित, ये परिमित है फाइनाइट, ये अपरिमित है। दूसरे के अंदर हम देखते हैं केवल 1 ही अवयव है, गणनीय है, इसलिए ये कहलाएगा परिमित। तीसरे में देखिए, तीसरे में कोई अवयव है ही नहीं, फाई है केवल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय परिमित माने जाएंगे। यह आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, रिक्त समुच्चय है वो परिमित समुच्चय माने जाते हैं। कारण रिक्त समुच्चय के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगणनीय कैसे हो सकता है? अगणनीय नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय में शामिल करते हैं। इससे अगला आप देख सकते हैं, ये है अभाज्य संख्याएं, प्राकृत अभाज्य संख्या 2, 3, फिर आगे अनंत तक है, इसलिए यह अपरिमित है, इनफाइनाइट है। इसी प्रकार ये देखते हैं प्राकृत विषम संख्या, ये भी अपरिमित रूप से अनंत तक फैली हुई है, इसलिए ये भी इनफाइनाइट समुच्चय है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। समान समुच्चयों के युग्म छांटने हैं, इक्वल सेट्स है,
इक्वल सेट छांटने में, और यदि कोई युग्म ऐसा है तो, और कारण भी बताना फिर। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ए है, वो तो पहले से ही सोल्व करके दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इसका एक अवयव है 0, ये फाई नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसका एक अवयव है 0। बी वाला देखते हैं। बी वाले के अंदर x और x इस प्रकार है कि x बड़ा है 15 से, x 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा, x 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा। अभी हमने उदाहरण लिया था ऐसा एक रिक्त समुच्चय का, उसके अंदर मैंने ये उदाहरण बताया था आपको कि x 15 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती है जो 15 से तो बड़ी हो उसके साथ ही 5 से भी छोटी हो। तो ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है और इसे हम फाई से लिखेंगे। अगला देखिए x, जहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 है, इसे सोल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर स्टूडेंट्स हो गया x बराबर 5। तो इसका जो समुच्चय बना है वो है, उसका एक अवयव है 5। अगला देखते हैं डी वाला। इसके अंदर x इस प्रकार है, x स्क्वायर माइनस 25, इसे सोल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक नहीं बता रखे, तो हमें दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे इसके अवयव हो गए माइनस का 5 और प्लस का 5। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो आंसर होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ई का देखते हैं x, और x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक मूल है। इस समीकरण को हल करेंगे हम। यहाँ कर देता हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर और 15, ये हम इसे माइनस का 5x, हाँ माइनस का 5x और प्लस का 2x, नहीं 3 लेंगे, 5 ये 15 प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 2 बच गया, माइनस 15 बराबर 0। दो के जोड़े बना के कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से x निकाल लिया है तो x माइनस 5, प्लस का 3 निकाल लिया तो x माइनस 5, एक x माइनस 5 और दूसरा x प्लस 3, ये x बराबर माइनस 3, ये x बराबर प्लस का 5। हमें धन पूर्णांक लेना था, माइनस में जो नंबर आया वो नहीं लेंगे, तो x बराबर 5 हो गया है। तो इसका जो समुच्चय बनेगा रोस्टर रूप में वो होगा 5। स्टूडेंट्स ये 0, इसका एक अवयव, इसका 5 यानी कुछ नहीं, 0 भी नहीं, ये 5, इसका माइनस 5 और 5, और इसका है 5। आप आसानी से देख सकते हैं कौन कौन से समुच्चय समान है। एक तो ये और एक ये, दोनों के अवयव सेम डिटो एक जैसे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि समुच्चय C बराबर है समुच्चय E के, और कोई से भी समान समुच्चय नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 8 देखिए, इसमें भी समान समुच्चय छांटने हैं और हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखा है। पार्ट 1 में देखते हैं एक समुच्चय है x, जो कि ALOY के अक्षरों का समुच्चय है। तो यहाँ पे हम रोस्टर रूप में बना देते हैं समुच्चय x। ALOY जो शब्द है उसके अक्षर लेने हैं, तो सारे लेने पड़ेंगे। A ले लिया है, L O एंड Y। ध्यान रखिएगा जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, यदि एक जैसा अक्षर हो तो वो रिपीट नहीं करना हमें, एक बार ही लेना, चाहे 4 बार आए चाहे 2 बार आए। समुच्चय B देखते हैं। B है वो लोयल शब्द जो है उसके अक्षरों का समुच्चय है। तो यहाँ पे हम रोस्टर रूप में बनाते हैं L O Y A, L दोबारा रिपीट होना छोड़ देंगे, केवल एक ही बार लेने हैं। इन दोनों के अंदर हम देखते हैं इन दोनों के अंदर एलिमेंट एक जैसे हैं, हालांकि क्रम है वो आगे पीछे है, और क्रम मैंने बता दिया है नगण्य है, क्रम चाहे जैसा भी रहे अवयव वो के वही रहने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय x है वो बराबर है समुच्चय B के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय A के अंदर जो अवयव है वो -1 -2 -1 0 1 और 2। समुच्चय B के अंदर जो अवयव है वो है 1 और 2। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के अवयव बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 तो है, लेकिन इसके अलावा 0 -1 -2 है वो समुच्चय B में नहीं है। इसलिए समुच्चय A है वो बराबर नहीं है, समान नहीं है समुच्चय B के। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स उदाहरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं 1.2 एक्सरसाइज के। इससे अगला जो वीडियो बनेगा वो एक्सरसाइज 1.2 का बनेगा।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि इस कंटेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए, उसे सोल्व करने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।